Welcome back to YouTube Catalyst channel. As we are discussing about the human reproduction and we had already covered the major topics like gametogenesis process we had already covered. Then we had covered about the process of fertilization, that how fertilization process takes place. And then we had discussed about the menstruation cycle, menstrual cycle के बारे में हमने पढ़ा, उसकी सारी phases के बारे में पढ़ा हमने. ठीक है. सो आज हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि जब जाइगोट बन गया, मेल स्पर्म और फीमेल गैमेट एग जब फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, उसके बाद क्या बनेगा, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोल रहे थे जाइगोट. उसके बाद जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कैसे डिसाइड होगा कि जो सेक्स है, जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉय है या फिर गर्ल. हमें पता है कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम है, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो होता है 46. ठीक है, डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम और हैप्लॉयड होगा तो हाफ. ठीक है. जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं. इनके पास XX क्रोमोसोम तो होता है, ये जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो XY क्रोमोसोम होता है. एंड Y क्रोमोसोम को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. और जो फीमेल होती है वो क्या, होमोजाइगस, दैट इज X प्लस एक्स प्लस एक्स. ठीक है. ऑटोसोम्स जो 22 पेयर्स होते हैं वो तो सेम है XX, लेकिन जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो मेल और फीमेल में क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है. मेल्स के केस में XY और फीमेल के केस में XX होता है. जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा तो डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है वो क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन किस क्रोमोसोम का हो रहा है. ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम फ्यूज कर रहा है एग के साथ, वो डिसाइड करता है कि जो बेबी है वो बॉय होगा या फिर गर्ल. अगर मान लीजिए ये फीमेल है, ठीक है, XX क्रोमोसोम के साथ, और मेल XY क्रोमोसोम के साथ. पॉसिबिलिटी क्या है कि इस ये X क्रोमोसोम, यहाँ पे तो एक ही X क्रोमोसोम अगर X के साथ फ्यूज्ड हो गया क्या होगा, तो फिर फीमेल बनेगी, मतलब गर्ल चाइल्ड बनेगी. ठीक है, गर्ल होगी, जो बेबी है वो गर्ल होगा. और अगर X क्रोमोसोम जो है वो Y के साथ फ्यूज्ड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, XY, देन बॉय. ओके. सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है, एक मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है कि विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो है, कौन सा क्रोमोसोम जो है वो फ्यूज्ड कर रहा है एग के साथ. ठीक, तो ये स्पर्म में X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम के साथ. ठीक है, अब ये एग है, X क्रोमोसोम है इसके पास, तो अगर X वाला Y के साथ, सॉरी, Y क्रोमोसोम X के साथ फ्यूज हो जा रहा है तो बॉय, अदरवाइज इट्स गर्ल. ओके, इसको डिटेल में देखते हैं कि ईच ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. जो जर्म सेल्स है, हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वी विल टॉक अबाउट जर्म सेल. तो हमें पता है कि जो जर्म सेल्स होती हैं वो हेप्लॉइड नेचर की होती हैं, हेप्लॉइड होंगी. ठीक है, हेप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और ह्यूमन के केस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 होंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है. तो ईच ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, ह्यूमन सेल का मतलब जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं. सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होती हैं. ऑटोसोम्स विच आर कंपेरेबल इन मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 22 पेयर्स. जो स्टार्टिंग के 22 पेयर्स है उनको ऑटोसोम्स कह रहे हैं. ठीक है, वो दोनों में 22 पेयर्स, दोनों में XX क्रोमोसोम है. लेकिन जो लास्ट क्रोमोसोम है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम विच आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल सेक्स. यही है जो आइडेंटिफाई करता है कि जो पर्टिकुलर बेबी है वो क्या है, बॉय होगा या फिर गर्ल. मेल क्रोमोसोम्स आर XY एंड फीमेल क्रोमोसोम्स आर XX. मैंने बताया कि हेट्रोजाइगस कंडीशन मेल के केस में देखने को मिलेगा और फीमेल में XX क्रोमोसोम देखने को मिलेगा. मेल्स क्रिएट 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. कौन कौन से हो सकते हैं, या तो X स्पर्म हैविंग X क्रोमोसोम या फिर स्पर्म हैविंग Y क्रोमोसोम. 50% चांसेस है कि Y क्रोमोसोम फ्यूज हो जाए एग के साथ. ठीक है, और 50% चांसेस है कि X वाला स्पर्म जो है, X क्रोमोसोम जिसमें है स्पर्म में, वो फ्यूज हो जाए. वन काइंड ऑफ एग तो एक ही टाइप की है, फीमेल के पास एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम, बट मेल में X भी है और Y भी क्रोमोसोम है. अ फीमेल चाइल्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्पर्म विद एन X क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एन एग. वेरी इंपॉर्टेंट. तो फीमेल
चाइल्ड कब बनेगी? व्हेन एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम है स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम फ्यूज करेगा एग के साथ, देन ओनली फीमेल चाइल्ड विल प्रोड्यूस। अदरवाइज इफ स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम विल फ्यूज, अगर वाई क्रोमोसोम वाला फ्यूज कर जा रहा है तो फिर क्या बनेगा? मेल चाइल्ड बनेगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली डिपेंड किस पे है? सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड है कि मेल पार्टनर जो है उस पे उसका कौन सा वाला टाइप का स्पर्म, एक्स क्रोमोसोम का स्पर्म या फिर वाई क्रोमोसोम का स्पर्म फ्यूज कर रहा है। ठीक, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस हो गई। अब हम बढ़ते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन, एम्फीमिक्सिस पढ़ा था लास्ट स्टेप, जब फर्टिलाइजेशन का पढ़ लिया था हम लोग ने, ठीक है। तो एम्फीमिक्सिस में क्या हो रहा था कि मेल फीमेल और मेल प्रो न्यूक्लियस क्या कर रहे थे? आपस में फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना रहा था, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको जाइगोट कहते हैं। सॉरी, ये भी एन है, ये भी एन है, ये 2n। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। जो इवेंट चल रहा है रिप्रोडक्शन में क्या था? पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई। गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा कि स्पर्म बने, मेल गैमेट, oogenesis फीमेल एग बना, फीमेल गैमेट। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के भी प्रोसेस में हमने सारे स्टेप्स देख लिए थे, ठीक है। क्रोमोसोमल रिएक्शंस वगैरह देख लिया था, एम्फीमिक्सिस लास्ट स्टेप देखा था, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन देखा था। इसके बाद जब एम्ब्रियो बनता है, जब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, तो सबसे पहले क्लीवेज होता है, ठीक है। क्लीवेज होगा, जो वन सेल्ड है जाइगोट। जाइगोट क्या है? वन सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, 2 सेल्ड, फिर 3 सेल्ड, 4 8 ऐसे करके, ठीक है, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। 4 8 16 32, ठीक है, क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा और उसके बाद एक स्टेज आती है ब्लास्टुलेशन। यहाँ पे 16 सेल स्टेज पे मोरुला स्टेज भी आती है, पढ़ेंगे अभी आगे। उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है, जिसको ब्लास्टुलेशन स्टेज कहते हैं, ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला के बाद इम्प्लांटेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां से इंडिकेट होता है, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा देन इंडिकेट होता है कि पर्टिकुलर वुमेन इज अ प्रेग्नेंट। ओके, सो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? एक और स्टेज आती है, गेस्ट्रुला स्टेज आती है। गेस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है, गेस्ट्रुलेशन स्टेज आती है, ठीक है। गेस्ट्रुलेशन के बाद फिर गेस्टेशन, गेस्टेशन के बाद ऑर्गन्स, तो ऑर्गन बन रहे हैं गेस्टेशन पीरियड में ही, एक्चुअली ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, ठीक। सो ये सारे इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो आज हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में कि क्लीवेज क्या है। सो पहले तो ये देखते हैं कि स्टार्टिंग से कि क्या हुआ। oogenesis की प्रोसेस हुई। oogenesis की प्रोसेस में क्या होता है कि ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या बन रहा है? सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरी, यहाँ पे ये ओवरी है, यहीं पे बताती हूँ, ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर हमने पढ़ लिया ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में पढ़ा। ओवेरियन फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। फिर ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करते हैं और क्या बना लेते हैं? रप्चर करते हैं और ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। डिटेल में पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पे जब ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जब रप्चर करते हैं, ओवुलेशन होता है, तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte क्या होता है? निकलता है। सेकेंडरी oocyte क्या होता है? यहाँ से निकल के कहाँ जाता है? फेलोपियन ट्यूब में जाता है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में जाता है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte जब फेलोपियन ट्यूब में जाता है, तो अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर गया तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं, तो वहां पे ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस सेकेंड स्टेप को क्या करता है? कंप्लीट करता है, और यहाँ पे फिर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte यहाँ से निकल रहा है वो किस स्टेज पे अरेस्ट है? आपको पता है, मियोसिस 2 की, मियोसिस 2 की किस स्टेज पे अरेस्ट है? मेटाफेज 2 की स्टेज पे अरेस्ट है, ठीक है। तभी तो जब ये जब इसमें जाता है, यहाँ पे गया, मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ओविडक्ट में चला गया। पहले ही पार्ट में गया, यहाँ पे फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्री बताया था आप लोगों को, इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला रीजन, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं।
और इसमें जो सबसे पहला इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो फिम्ब्रे, जो क्या करता है, होल्ड करता है। जब ओव्यूलेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte को होल्ड कौन करेगा, यही करेगा, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte यहाँ आई। अब पॉसिबिलिटी इज देयर कि आइदर स्पर्म अगर पेनिट्रेट कर रहा है तो फिर मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्पर्म जब पेनिट्रेट करता है तो स्पर्म क्या क्या डोनेट करता है, मैंने आपको बताया था स्पर्म क्या डोनेट करता है, अपना एक तो प्रोन्यूक्लियस डोनेट करता है, साथ साथ में एनाफेज को प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स भी कौन डोनेट कर रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म देता है, ठीक है। तो इस वजह से जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है देन ओनली मियोसिस 2 की स्टेप क्या होती है, पूरी कंप्लीट होती है, अदरवाइज सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी, ठीक। तो जब सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आई और यहाँ स्पर्म पेनिट्रेट कर गया, तब अब आगे की प्रोसेस हमने पढ़ी। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, पूरा इवेंट हमने देखा था, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड एग बन गया। अब इस फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहा गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोन्यूक्लियस मेल का और प्रोन्यूक्लियस फीमेल का क्या हो गए, फ्यूज हो चुके, ठीक है। यहां से फिर डे 1 फर्स्ट क्लीवेज हुआ, सबसे पहला क्लीवेज डे 1 के बाद, डे 1 में ये फर्टिलाइज्ड एग रहेगा एज इट इज। उसके बाद जब डे 2 होगा, ठीक है, तो वहां पे फिर फर्स्ट क्लीवेज होगा, पहला 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, मतलब 1 सेल से 2 सेल्ड स्टेज बनेगी, ठीक है, 2 सेल से फिर 4 सेल्ड स्टेज अबाउट डे 3 टू डे 4 बनेगा, ठीक। उसके बाद 8 सेल की स्टेज बनेगी। अच्छा, बहुत से बुक में 8 सेल्ड स्टेज को भी मोरुला स्टेज, क्योंकि मोरुला स्टेज की स्टार्टिंग हो जाती है तो वी कैन से दैट अर्ली स्टेज ऑफ मोरुला, अदरवाइज 16 सेल्ड स्टेज पे जब ये एम्ब्रियो पहुंचता है देन उस वाले सेल को हम कहते हैं मोरुला स्टेज, ठीक। सो 8 सेल कंप्लीटेड मोरुला, उसके बाद 8 सेल का कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर हो गया, अभी तक अनकॉम्पैक्ट था, फिर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मोरुला का मिला। मोरुला के बाद फिर ये डे 5 होते में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मतलब कि डे 5 में पहुंचते पहुंचते एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज पे पहुंच जाता है, ब्लास्टुला स्टेज पे पहुंच जाता है। उसके बाद 8-9th स्टेप जब होता है 8-9 डे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के 9th डे पे या 8th-9th डे पे या 10th डे भी हो सकता है, उस डे पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कब होती है, डे 8 या डे 9 पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस क्या होती है, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये आकर के अटैच हो जाता है यूटेरस की इनर वॉल पे, एंडोमेट्रियम पे। सारे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, मोरुला, ब्लास्टुला, कैसे ये यहाँ पे आ रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये एक समरी थी कि क्या क्या प्रोसेस होता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इम्प्लांटेशन तक क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद की बात में, ठीक है। सो फर्टिलाइज्ड हुआ एक, फिर डे 2 में फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फिर 4 क्लीवेज, ठीक है, 4 सेल स्टेज में आया, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल स्टेज। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये 32 सेल स्टेज है। मोरुला के लिए बेस्ट 16 सेल स्टेज डिफाइन करते हैं। 16 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज मोरुला स्टेज, ठीक है, मोरुला की स्टेज। सो ये पूरा समरी थी। अब देखते हैं इसमें कि क्लीवेज क्या है। फर्स्ट क्लीवेज इज कंप्लीटेड आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है तो वो 24 आवर्स तक क्या फैलोपियन ट्यूब में रहती है। उस 24 आवर्स में अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर गया तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। पहला क्लीवेज कब स्टार्ट होता है, 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 30 आवर्स के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्लीवेज, पहला क्लीवेज स्टार्ट होगा। पहले क्लीवेज का मतलब सिंगल सेल्ड जाइगोट, दिस इज सिंगल सेल। जाइगोट कितने सेल्ड है, सिंगल सेल्ड है, ये सिंगल सेल्ड 2 सेल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेल्ड। और ईच ये जो सेल्स है ना, जो ये जो सेल्स बन रही हैं इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं, ब्लास्टोमियर। सो इट डिवाइड्स द जाइगोट कंप्लीटली इनटू 2 ब्लास्टोमियर्स। 2 ब्लास्टोमियर्स में इसको डिवाइड कर देता है। सेकेंड क्लीवेज इज कंप्लीटेड आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज कंप्लीटेड अर्लियर इन वन ऑफ द 2 ब्लास्टोमियर्स। तो ये जब 3 सेल्ड स्टेज बनाएगा, जब सेकेंड क्लीवेज होगा तो इन दोनों में से किसी ब्लास्टोमियर में क्लीवेज हो जाएगा, तो ये 3 सेल स्टेज हो गया। It is completed earlier in one of the 2 blastomeres resulting in transient 3 celled stage। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको transient 3 celled stage बोलेंगे। ओके
देन द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इंक्रीज करते रहेगा, इससे डिवीजन होता जाएगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेंगी, पर साइज का फॉर्मेशन अगर हम बात करें, मतलब सेल डिवाइड कर रही है, साइज उतना ही रहेगा, ठीक। तो इट इज कंप्लीटेड, तो हमने देखा कि पहले एक सेल स्टेज था, सिंगल सेल था, फिर 2 सेल हुआ, अब ट्रांजिएंट 3 सेल स्टेज बन गया। इसके बाद फिर क्लीवेज की प्रोसेस होगी, मोरुला स्टेज पे आएगा। Cleavage results in a solid ball of cells, morula having 16 cells. Very important. ठीक है, तो मोरुला स्टेज कब है? मोरुला स्टेज 16 सेल का जब एम्ब्रियो है, दैट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज मोरुला, मोरुला स्टेज पे है वो। एंड ये जोना पेलुसिडा स्टिल फॉर्म्स द आउटर कवर। अच्छा, हमने जब आपको पढ़ाया था कि ओवम का जो स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, ये न्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस, उलेमा, जोना पेलुसिडा की लेयर बताई थी, ठीक है, कोरोना रेडियाटा और क्यूमुलस ऊफेरस से स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम दैट इज प्रोन्यूक्लियस, उलेमा, जोना पेलुसिडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडियाटा और दिस वन इज क्यूमुलस ऊफेरस। ये बताया था। तो जो ये जोना पेलुसिडा की लेयर है, तो जब स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा था तो इसने क्यूमुलस, यहाँ पे जो एक्रोसोम है इसके पास एंजाइम प्रेजेंट है, हमने एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ाया था आप लोगों को, और एक्रोसोमल रिएक्शन में बताया था कि 3 एंजाइम होते हैं क्यूमुलस ऊफेरस को, इसमें हाइलायूरेनिक एसिड प्रेजेंट होती है, तो हाइलायूरिनेज एंजाइम इसको ब्रेक करता है, ठीक। फिर कोरोना रेडिएटा को कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स वो ब्रेक करती हैं, और स्पर्म पेनिट्रेट करते हुए कहाँ पहुंचता है? जोना पेलुसिडा के पास पहुंचता है। और जोना पेलुसिडा के किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्पर्म की मेम्ब्रेन पे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म्स। और यहाँ पे होता है क्या? स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ये पढ़ाया था, स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, और फिर स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन जोना पेलुसिडा की लेयर पूरी तरीके पार्शियली डिसॉल्व होती है, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुई होती है। अभी भी मोरुला स्टेज तक जोना पेलुसिडा की लेयर रहेगी, इवन ब्लास्टुला स्टेज पे भी रहती है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब जोना पेलुसिडा की लेयर डिसॉल्व होती है पूरी तरीके से। तो जोना पेलुसिडा लेयर्स अभी भी प्रेजेंट है। Morula descends slowly towards the uterus 4 to 6 days and corona radiate detaches completely during this period। मतलब जो कुछ कोरोना रेडिएटा के सेल्स रह गए होंगे तो वो भी completely डिसॉल्व हो जाते हैं मोरुला स्टेज तक। और जायगोट से 2 सेल स्टेज बना, फिर ट्रांजिएंट 3 सेल स्टेज बना, फिर मोरुला स्टेज बनी, और भी डिवीजन हुए बीच में, एंड फिर 16 सेल स्टेज को मोरुला स्टेज कहा गया। और अब धीरे धीरे ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की तरफ आ रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है स्लोली स्लोली टुवर्ड्स यूट्रस। 4 to 6 डेज में ये मूव करता है। 9th डे जब पहुंचेगा, इसके बाद अभी ब्लास्टुला स्टेज आएगी, उसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी। So blastulation or blastocyst formation, very important event. The endometrium secretes a nutrient-rich fluid, and the nutrient it stores cause its mucosal cells to swell. Swelling होना शुरू हो जाती है क्योंकि जो endometrium है, inner wall of uterus है, वो एक enzyme secretes करती है, enzyme भी secrete करती है और कुछ nutrients fluids secrete करती है, जिसकी वजह से cell की swelling होना start हो जाती है. And the morula receives an abundance of nutrients when it enters the uterus. Further flattening and enlargement of outer peripheral cells occur. They form trophoblast or trophoectoderm. अभी डायग्राम से समझा रहे हैं इसको, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म इसकी आउटर लेयर। तो जो ब्लास्टुला स्टेज आई, सिंगल सेल्ड स्टेज, देन 2 सेल्ड स्टेज, 2 ब्लास्टोमियर्स, देन ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज, ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज के बाद 4 सेल्ड स्टेज होगी, 4 सेल्ड स्टेज के बाद 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल के बाद 16 सेल, सो 4 सेल्ड, उसके बाद 8 सेल्ड अनकॉम्पैक्टेड मोरुला स्टेज पढ़ा हमने,
अनकॉम्पैक्टेड, फिर 8 सेल्ड कॉम्पैक्टेड स्टेज, या अब हम लिख दें 16 सेल्ड स्टेज। तो 16 सेल्ड स्टेज को क्या बोलेंगे? मोरुला स्टेज बोलेंगे। और मोरुला स्टेज के बाद आएगा 32 सेल्ड स्टेज, जिसको इसमें और भी डिविजन्स होंगे, फाइनल में लिख रही हूँ। 32 सेल्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अब इस ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें आप, सो ब्लास्टोसिस्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है? लेटर ऑन जब ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है, जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाता है कोर, अच्छा ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। ठीक, अभी ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज ब्लास्टोसिस्ट, का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। इसमें कुछ मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको इनर मास ऑफ सेल्स बोलते हैं, जो आगे चल के यही क्या करती हैं, पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कौन कराती है? इनर मास ऑफ सेल्स। जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं बॉडी के एक फीटस में जो जो बनते हैं, वो सब कौन कराता है? इनर मास ऑफ सेल से बनता है। ठीक, गेस्ट्रुलेशन स्टेज पे हम पढ़ेंगे इसका रोल, गेस्ट्रुला का फॉर्मेशन जब होता है। ठीक, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं इनर मास की, वो सेल्स जो ट्रोफोप्लास्ट से कनेक्टेड होती हैं, दैट सेल इज कॉल्ड एज सेल्स ऑफ रॉबर। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स ऑफ रॉबर बोलते हैं, या इनको अमीनोजेनिक सेल्स बोलते हैं। सेल्स ऑफ रॉबर, रॉबर सेल्स, या फिर अमीनोजेनिक सेल्स बोलते हैं। और इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लास्टोसिस्ट की पता चलता है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंच चुका है एम्ब्रियो। ठीक, तो 8th डे तक इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और 8th to 9th डे में ये ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये कहाँ जाके अटैच हो जाता है? अटैचेस टू इनर वॉल ऑफ यूटेरस दैट इज एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम पे जाकर के ये अटैच हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। सो कितने डे पे अटैच हो रहा है? 9th डे पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो रही है। कौन से स्टेज का एम्ब्रियो अटैच हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का, 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो अटैच हो रहा है। यही लिखा है। तो ये फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोलते हैं। ब्लास्टोसील इज द फ्लूइड सिक्रीटेड बाय दीज सेल्स इन द इंटरनल कैविटी। जो इनकी इंटरनल कैविटी है, जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ब्लास्टोसील फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस कैविटी को ही ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। नाउ द इनर सेल मास लाइज ऑन वन साइड एज द एम्ब्रियोनल नॉट। जहाँ पे इनर सेल मास प्रेजेंट है उसको एम्ब्रियोनल नॉट बोलते हैं। मोरुला चेंजेस इनटू ब्लास्टुला व्हेन ब्लास्टोसील्स फॉर्म। ये बता रही हूँ मैं, जब ब्लास्टोसील बन जाता है एट दैट टाइम मोरुला कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला में। Due to pressure of growing blastocysts, a slit is produced in zona pellucida through which it squeezes out. बताया मैंने आपको कि जोना पेलुसिडा रहता है मोरुला स्टेज तक भी। मोरुला स्टेज पे कोरोना रेडिएटा बिल्कुल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, बट स्टिल जोना पेलुसिडा है अभी। जोना पेलुसिडा कब रिमूव होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद एक स्लिट फॉर्म होती है। उस स्लिट की वजह से, उस स्लिट से क्या होता है? जोना पेलुसिडा डिसॉल्व हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्क्वीज आउट, बाहर आ जाता है। ठीक, सो किस स्टेज पे जोना पेलुसिडा स्क्वीज आउट होता है या डिसॉल्व हो जाता है? तो इट इज द स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील। एक कैविटी प्रेजेंट होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। सो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल लॉब। एम्ब्रियोनल लॉब जो है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इतना याद रखिए, एम्ब्रियोनल नॉब इज इनर मास ऑफ सेल्स। जहां पे इनर मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है उस साइड को एम्ब्रियोनल नॉब कहेंगे। आर कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है, एरिया ऑफ एम्ब्रियोनल नॉब रिप्रेजेंट्स एनिमल पोल। इनर मास ऑफ सेल्स जिधर प्रेजेंट है वो एम्ब्रियोनल नॉब कहलाता है, एनिमल पोल कहलाता है। अपोजिट साइड को एब एम्ब्रियोनल पोल कहेंगे। सम एम्ब्रियोनल नॉब शोज रीअरेंजमेंट टू फॉर्म एम्ब्रियोनल डिस्क बनाते हैं, मतलब ये
बेसिकली जो एम्ब्रियो की जो सेल्स है इनर मास सेल्स, वो एक अरेंजमेंट कर लेती है, उनको वो डिस्क टाइप का अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क। ये आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इनर मास सेल्स का काम क्या है, इनर मास सेल्स का ही काम है कि आगे जो भी पार्ट्स है एम्ब्रियो के, कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराना। तो ये हम आगे अभी पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन की स्टेज पे, ठीक। तो सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर डिवाइड एंड गिव राइज टू टू लेयर्स। जो ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोएक्टोडर्म की जो लेयर है वो डिवाइड कर जाती है और दो लेयर बना लेती है। आउटर लेयर को सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, सो दिस इज ब्लास्टोसील। अगर हम इसको ब्लास्टोसिस्ट बनाना चाहें तो आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोडर्म। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्रोफोडर्म। और ट्रोफोडर्म से अटैच्ड कुछ सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको बोलते हैं इनर मास ऑफ सेल्स। पहले तो ये सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड है, इनर मास की वो सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड हैं, उनको सेल्स ऑफ रॉबर बोलेंगे। ये ग्रेप्स लाइक जो अपीयरेंस है सेल का, इनको क्या बोलते हैं, इनर मास ऑफ सेल्स बोलते हैं। इनर मास ऑफ सेल जो फ्यूचर एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स इससे बनेंगे। बताऊंगी मैं अभी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से कौन कौन से पार्ट बनते हैं गैस्ट्रुलाइज स्टेज में। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट also called as ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोलते हैं इसको, ट्रोफोएक्टोडर्म, ठीक है। इनर मास ऑफ सेल्स हो गया और एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील कैविटी। इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और जो सेल्स जो इसके कांटेक्ट में प्रेजेंट है, इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं समझने के लिए। तो ये जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज रॉबर सेल्स। इनको क्या बोलेंगे, रॉबर सेल्स बोलते हैं। रॉबर सेल्स या एमिनोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और कैविटी हो गई ब्लास्टोसील, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यही कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड कर देता है टू लेयर्स में। आउटर इज ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट में डिवाइड कर देता है। दोनों का रोल आगे बताएंगे। ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है, या ट्रोफोब्लास्ट का बताया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो 3 प्रेजेंट होती है, वो उनको बनाने का काम करता है ये, ठीक है। कौन, ट्रोफोब्लास्ट, ओके। उसके बारे में भी अभी बात करेंगे आगे। तो अभी के लिए आपको कितना याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब क्लीवेज प्रोसेस, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो क्लीवेज में सबसे पहले सिंगल सेल जाइगोट ने 2 सेल स्ट्रक्चर बनाया, फिर 2 सेल से ट्रांजिएंट 3 सेल स्टेज बना। ब्लास्टोमियस कह रहे हैं, हर सेल को क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियस कह रहे हैं। ट्रांजिएंट 3 सेल स्टेज बनी, उसके बाद 4 सेल, फिर 8 सेल और फिर 16 सेल स्टेज को मोरुला स्टेज बोलेंगे। मोरुला स्टेज के टाइम पे भी ज़ोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, लेकिन जब इस मोरुला स्टेज में जब ब्लास्टोसील की कैविटी अपीयर होना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है, देन दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। इसको ब्लास्टुला कहेंगे। और जब ब्लास्टुला बनता है तो ऊपर की लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसे ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं, जिसका काम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो अभी धीरे धीरे अभी एम्ब्रियो बन रहा है ना, अभी क्लीवेज प्रोसेस होगी तो एम्ब्रियो बनेगा। फिर जो एम्ब्रियो की लेयर्स होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, उनको कौन बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें कुछ ग्रेप्स लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको इनर मास ऑफ सेल्स कहा जाता है। ये फ्यूचर एम्ब्रियो के जितने पार्ट्स हैं उनको बनाने का काम करती हैं। और कैविटी प्रेजेंट है, और जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होती हैं इनर मास सेल्स की, उनको रॉबर सेल्स बोलते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। आउटर लेयर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ तक ये था। ब्लास्टोसिस्ट का जब फॉर्मेशन होता है 7th 8th डे में, जब फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद ये ब्लास्टोसील मूव, अभी तो मोरुला स्टेज से ही धीरे धीरे मूवमेंट होना शुरू हो गया।
इस वाले डायग्राम में अगर आप देखें, आई थिंक एक और डायग्राम होगा, ओके ये है, अच्छा इसको देख लेते हैं। तो हमने देखा कि जब ब्लास्टोसिस्ट का स्टेज का फॉर्मेशन हो गया था, जो इस डायग्राम में अगर हम देखें ये, तो देखिए यहाँ से जब ये धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हो रहा है ना, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो धीरे धीरे किधर जा रहा है, यूटेरस की तरफ ही तो जा रहा है। तो मोरुला की स्टेज पे वो फाइनली यूटेरस में पहुंच चुका है, लेकिन अभी अटैच नहीं हुआ है। अटैच कब होगा, जब ब्लास्टुला स्टेज पे पहुंच जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा कंप्लीटली, 9th डे पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी। सो दिस स्ट्रक्चर, ये देखिए इसमें क्या दिखा रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी डेवलप्स इनटू द यॉर्क सैक, ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी दिखा रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये सब अभी बढ़ाऊंगी मैं, हाइपोब्लास्ट क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क के बारे में बताया था अभी आपको कि जो इनर मास सेल है, जो एम्ब्रियोनल पोल जिसको बोल रहे हैं, एनिमल पोल जिसको बोल रहे हैं, वो अरेंज हो जाती हैं, ये सेल्स अरेंज हो जाएंगे। अभी ये इनर मास ऑफ सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ये देखिए ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर दिख रही है, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर वाली, बाहर वाली को क्या बोल दिया गया है, सिंट साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये डायग्राम अभी आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा जब आप पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर और ये सब पढ़ लेंगे। तो अभी याद रखिएगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ये पूरा इम्प्लांटेशन के बाद का एक्चुअली व्यू है। तो इम्प्लांटेशन जब हो गया, जब ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच्ड हो गया है, तो उस टाइम पे ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर दिखाई है, तो ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर को क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। इनका काम होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाना। और ये जो इनर मास ऑफ सेल्स हैं, ये अरेंज्ड हो जाती हैं एम्ब्रियोनल डिस्क के फॉर्म में, और दो स्ट्रक्चर बनाती हैं, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, ठीक है। अभी आगे ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो और ये एमनियन, एमनियोटिक कैविटी क्या है, ये सब पता चलेगा आपको। तो ये डायग्राम हम आगे जब पूरी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पढ़ लेंगे, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पढ़ लेंगे, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ लेंगे, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको वहां पे डिस्कस करेंगे हम, इस डायग्राम को वहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये डायग्राम, इसमें पूरे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ओवरी है, सबसे पहले ओवरी से शुरू करते हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ही बात करेंगे। सो ओवरी में फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, फॉलिकल्स बन रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल्स बन रहा है। टर्शरी फॉलिकल्स के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बना और ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुई है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कोरोना रेडियाटा, जोना पेलिसुडा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ये जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, तो अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर गया तो फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, वही बताया हुआ है, ठीक है। स्पर्म सेल न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सब सेंट्रियोल भी देता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो नेक रीजन में स्पर्म में प्रेजेंट है, वो किसको दे देता है, फीमेल एग को दे देता है, ओवम को दे देता है, सेकेंडरी oocyte को देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस विद सब्सिक्वेंट जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद फर्स्ट सेगमेंटेशन, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, सेकेंड क्लीवेज हुआ 36 आवर्स, सेकेंड क्लीवेज। धीरे धीरे ये देखिए फेलोपियन ट्यूब्स में मूव होता जा रहा है, क्योंकि इसको आना यहाँ पे यूट्रस के पास। फिर फोर सेल्ड स्टेज, ये सब क्लीवेज की स्टेज दिखा रहे हैं, क्लीवेज की स्टेज। क्लीवेज स्टेज के बाद यहाँ जब 8 सेल स्टेज आया, फिर यहाँ पे मोरुला स्टेज, ये मोरुला स्टेज का मैग्निफाइड व्यू है। मोरुला स्टेज 16 to 32 सेल लिखा है, पर 16 सेल स्टेज इज एक्चुअली अ मोरुला स्टेज। एंड देन सेल डिविजन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इनर सेल मास, ये आगे की स्टेज है। अब यहाँ पे ब्लास्टुला स्टेज आई, यही सेल डिवाइड कर रही हैं, और ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इनर मास ऑफ सेल्स, रॉबर सेल्स, ये सब देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी हो गई, और ये फिर अटैच हो जाएगा किसमें, यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल पे। ये व्यू यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे यूटेराइन एपिथेलियम है, यूटेराइन स्ट्रोमा, ठीक है, यूटेरस का स्ट्रोमा, एंडोमेट्रियम की जो इनर लाइनिंग है वहां पे आकर के ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है। तो ये पूरे डायग्राम में वो सारे प्रोसेस दिए जो हमने अभी तक पढ़े। फर्टिलाइजेशन से होते हुए एम्फीमिक्सिस जो हो रहा है, एम्फीमिक्सिस के बाद क्लीवेज फॉर्मेशन हो रहा है। क्लीवेज में क्या क्या स्टेज बन रही है, क्लीवेज पूरा इसमें दिया हुआ है अप टू ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक। तो ये डायग्राम था इसका। आज हमने क्या डिस्कस किया, पूरी क्लीवेज की प्रोसेस डिस्कस करी कि क्लीवेज कैसे होता है, क्लीवेज में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं।
ठीक, नेक्स्ट स्टेज पे हम आगे की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स डिस्कस करेंगे, प्लेसेंटा फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।